हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज लेकर आए हैं यूनिट 6। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूनिट 6 गिवन है। इससे पहले मैंने यूनिट 5 ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, साथ में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस वॉच कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वाई आर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स रिकाउंसिल एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस। तो इसके मतलब है कि कॉस्ट अकाउंट या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स को हम क्यों रिकाउंसिल करते हैं। एंड रिकाउंसिल का बेसिकली मतलब होता है कि किसी चीज़ को ठीक करना, है ना। तो एक्सप्लेन दी रीजंस, और हमें रीजंस बताने हैं कि क्यों कॉस्टिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस जो है वो डिफरेंट आता है, उसके क्या रीजंस हैं वो हम स्टडी करेंगे इसमें। तो इसमें बोला गया है कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट में नॉट एग्री, यानी कि कॉस्टिंग प्रॉफिट अलग हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट अलग हो सकता है, मतलब वो एक दूसरे से के सिमिलर नहीं आएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट को रिकाउंसिल किया जाता है। और ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसके कुछ रीजंस लिखे गए हैं। कि सबसे पहला कि फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट, कि हम क्यों कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट को रिकाउंसिल कर रहे हैं। इसका ये रीज़न है कि सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कॉस्टिंग और फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के डिफरेंस जो आ रहा है उसका क्या कारण है, उस कारण को खोजना। उसके बाद कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की एक्यूरेसी को असरटेन करना कि ये कितने एक्यूरेट है, कितने सही हैं, इस चीज़ को भी असरटेन करना। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से हम कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकंसिल करते हैं। अब हमें डिफरेंस गिवन है किसका, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो ये अराइज होता है सिचुएशन, इसके रीजंस नंबर 1 हमें गिवन है। पहला कि आइटम इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट एंड नोट इन कॉस्ट अकाउंट। तो बेसिकली हमें कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट के बीच के डिफरेंस को बताना है कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्लूड की जाती हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में हम उनको इंक्लूड नहीं करते, जिस वजह से डिफरेंसेस आते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्लूड होते हैं लेकिन वो कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते। और हम जानते हैं जो एक्सपेंडिचर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, है ना। आप जितना खर्चा करोगे, खर्चा तो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। वहीं अगर आपकी इनकम होगी, इनकम अगर बढ़ेगी तो वो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट को बढ़ा देगी। तो अब यहाँ पे हमें ये बताया गया कि कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं और कौन कौन से इनकम होती है। तो नंबर 1 हमें गिवन है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, तो इसको आप एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, खर्चे बोल सकते हैं। जैसे कि लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, वहाँ से आपको नुकसान हो गया, फाइन या फिर पेनल्टी आपको कहीं पे करनी पड़ गई। लॉस ऑन कैपिटल एसेट, आपने कोई कैपिटल एसेट है आपके पास, उसकी वजह से आपको लॉस हो गया, कोई कारण, कई कारण हो सकते हैं उसके, तो वहाँ पे लॉस हो गया। स्टैम्प ड्यूटी, आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, या फिर आपने जो है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र किया है, या कोई स्टॉक या शेयर या बॉन्ड्स, इनको ट्रांसफ़र करने का जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, वो भी प्योरली फाइनेंशियल चार्ज के अंतर्गत आएगा। उसके बाद डिबेंचर्स पे जब हम डिबेंचर होल्डर्स को डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट का खर्चा भी प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस कहलाएगा। और ऑब्वियसली अगर आपने कोई बैंक लोन ले रखा है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी। अब आते हैं प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स कौन सी होती हैं। आपने कोई फिक्स एसेट सेल करी, उससे आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपकी इनकम है। रेंट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया और फीस रिसीव करी, तो ये सारी क्या हैं, आपकी इनकम्स हैं। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की बात करें तो आइटम्स विच अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं डिविडेंड कितना पे किया, टैक्स कितना पे किया, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स में हमने कितना ट्रांसफ़र किया कि भाई कितना हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे रिजर्व्स अकाउंट में, और गुडविल को हमने राइट ऑफ किया। सिंकिंग फंड में हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, सिंकिंग फंड बनाते थे ना, और उसमें जो ट्रांसफ़र किया तो वो सब आएगा आइटम्स। उसके बाद आइटम इंक्लूड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, ये तो थे जो अभी हमने पढ़ा, ये फाइनेंशियल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम ऐसे कौन सी आइटम्स होती है जो हम कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं।
तो यहाँ पे सर्टेन आइटम्स बताई गई हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड होती है, लेकिन हम उनको फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं लिखते। तो ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेदर फॉर कैश और क्रेडिट पास थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, सो द टाइप ऑफ एंट्री विच कैन अपीयर ओनली इन कॉस्ट अकाउंट इज़ अ नॉर्मल चार्ज। तो बोला गया है कि जितने भी एक्सपेंडिचर इनकम होते हैं, चाहे वो कैश किए हो, चाहे आपने उधार लेके किया हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू, तो कुछ ऐसी आइटम्स होती है जो कॉस्ट अकाउंट में ही हम करते हैं उसको। तो बोला गया है, इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन आइटम्स की कि ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं हम। तो नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओनली दैट पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट इज चार्ज विच इज़ नॉट एक्चुअली पे, कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का वो पार्ट चार्ज करेंगे जो हमने एक्चुअली में पे नहीं करा, और वो जो है हमारा कॉस्ट अकाउंट में हम चार्ज करेंगे कि हमने जो है पे नहीं करा, है ना। हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है। अगर मान लो हमने एक्चुअली में, हो सकता है ना, पूरा इंटरेस्ट ना पे किया होगा, तो जो पार्ट नहीं पे किया वो हमारा कॉस्ट अकाउंट में आएगा। चेंज इन ल्यू ऑफ रेंट की बात करें तो प्रीमाइजेज होता है बिल्डिंग के केस में, जो इन केस प्रीमाइजेज आर ओन्ड बाय द फर्म, अगर फर्म ने बिल्डिंग ओन किया, ओन मतलब खुद की जो है प्रीमाइजेज है, और नॉमिनल चार्ज इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज मेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो जो भी नॉमिनल चार्ज होगा रेंट के बदले, उसको हम लगाएंगे कॉस्ट अकाउंट में, बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है। मतलब वो खुद की फर्म में, मतलब देखिए सुनिए, इस पॉइंट का ये मतलब है कि अब हम कहीं पे भी अपना जो है प्रोडक्शन करते या अपनी हमारी फर्म खोलते, तो वहाँ पे हम रेंट पे करना पड़ता है हमको। लेकिन अगर हमारी खुद की ही है वो बिल्डिंग, तो हम फिर भी जो है रेंट जो है वो कॉस्ट अकाउंट में शो करेंगे। तो ये हमारे कॉस्ट अकाउंट में लिखा जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद बात की गई है अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स जो हमारे इनडायरेक्ट होते हैं, तो ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट। ओवरहेड्स होते हैं हमारे इनडायरेक्ट खर्चे, तो ओवरहेड्स को हम रिकवर करते हैं प्री डिटरमाइंड रेट पे। प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है हम पहले से ही हमारे रेट डिसाइडेड होते हैं उन चीज़ों के, उन एक्सपेंसेस के। जैसे कि हमें पता होता है कि हमें डायरेक्ट मटेरियल जो है हमारा, उसकी क्या परसेंटेज है, कितना जो है होगा खर्चा, डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंटेज है, तो हम पहले से ही उसको क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन करते हैं और हम उसको रिकवर करते हैं, ताकि जो अमाउंट रिकवर हुई है और जो भी अमाउंट एक्चुअल में इनकर हुई है विल इनवेरिएबली डिसएग्री। इसका ये मतलब है कि देखिए, एक तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे इतने खर्चे होंगे डायरेक्ट मटेरियल में या डायरेक्ट वेजेस में, जो हम ओवरहेड्स जिनको बोलते हैं, और एक हमारा एक्चुअल में हुआ है, तो दोनों में फ़र्क होगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है। तो इफ़ ओवरहेड्स आर नॉट फुली रिकवर्ड, कि अगर आपके इनडायरेक्ट खर्चे आप रिकवर नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हुई है इज़ लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। इसका मतलब ये है कि आपने पहले जो डिसाइड किया वो कम डिसाइड किया अमाउंट, कि हाँ भाई हमारे इतने खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे जो हो गए वो ज़्यादा हो गए। इससे क्या हुआ कि एक्चुअल अमाउंट से वो लेस हुआ है, और इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टफॉल, जिसको हम बोलेंगे अंडर रिकवरी, कि हमने अंडर रिकवरी करी है ओवरहेड्स की। और दूसरी ओर इसका जस्ट उल्टा होगा कि हमने ज़्यादा जो है अनुमान लगा लिया और एक्चुअल में कम खर्चा हुआ, तो वो इसका उल्टा है जस्ट। तो ये ओवर और अंडर रिकवरी जो ओवरहेड्स है, इसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये कारण लिखे हुए हैं सारे कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमारे निकालते हैं, वो क्यों अलग अलग आता है, वो इन कारणों की वजह से आता है। क्योंकि कुछ आइटम्स हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखते हैं, कुछ आइटम्स हम कॉस्ट अकाउंट में लिखते हैं, और उन आइटम्स को हम उनमें नहीं लिखते। तो दैट्स वाई ये रीजंस हैं सारे। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब कॉस्ट अकाउंट कुछ अलग मेथड अपनाता है और हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो कुछ और मेथड अपनाता है। तो डिफरेंट मेथड्स हम स्टॉक की वैल्यूएशन में यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में हम कुछ करते हैं और कॉस्ट में कुछ करते हैं। तो बोला गया है कि इस वजह से भी जो आपका प्रॉफिट्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। हम कॉस्ट अकाउंट में स्टॉक को वैल्यू कर सकते हैं फीफो लीफो और एवरेज स्टॉक के मेथड से, और फाइनेंशियल अकाउंट में हम मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो लेस होता है हम वो लेते हैं, है ना, ये हम जानते हैं। तो इसी वजह से ये भी एक कारण है। उसके बाद बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन में भी डिफरेंस हो सकता है, हम अलग अलग मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर जो है वो अलग आता है। जैसे कि कॉस्ट अकाउंट में हम मशीन आवर रेट मेथड ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड अपना सकते हैं।
लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV होता है हमारा, रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, है ना। तो इस वजह से भी प्रॉफिट्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इंटीग्रल अकाउंटिंग, और इसके एडवांटेजेस हमें बताने हैं। तो दो सिस्टम होते हैं हमारे, नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन इंटीग्रल की। तो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग की यहाँ पे बोला गया है कि इस सिस्टम में क्या होता है, जो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट है वो अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं, और दोनों के जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो दो सिस्टम्स होते हैं उसके, यानी कि कॉस्ट अकाउंट में अलग निकल करके आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में अलग हम निकालेंगे। तो ऑब्वियसली वो डिफ़र भी होंगे, अलग अलग भी होंगे, और ये अभी हमने पढ़ भी लिया है, और फिर हमें उनको रिकॉन्सिल करना पड़ता है, उनको ठीक करना पड़ता है। तो ये नॉन इंटीग्रल था जो अभी हमने क्वेश्चन भी कवर किया। इंटीग्रेटेड की बात करें तो इस अकाउंटिंग सिस्टम में दोनों ही कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे एक ही तरीके से, एक ही बुक में। और इसका मतलब है कि हम दोनों का ही क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम उन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट को, जिससे क्या हो रहा है, मेंटेनिंग ओनली वन इंटीग्रेटेड लेजर कंटेनिंग बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। हम दोनों को ही एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक साथ ही मेंटेन कर रहे हैं। और अदरवाइज अगर हम बात करें तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट को हम अलग अलग रखते हैं, और इस सिस्टम में क्या होता है कि इंटरलॉकिंग अकाउंट में भी मेंटेन सो एज टू इंश्योर इंटीग्रेशन। अगर हम इंटीग्रेटेड अकाउंट में हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ बनाते हैं, जिससे हमारी इंटीग्रेशन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं, कि हमने दोनों को एक साथ बनाया है, इंटरलॉक कर लिया, है ना। तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग मेथड में क्या होता है, रिकंसिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसमें तो करनी पड़ेगी, अगर आपके अलग अलग बनाओगे तो उसमें आपको ठीक करना पड़ेगा, रिकंसिल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको रिकंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस हमें गिवन है, फिर हमारी यूनिट 6 खत्म होती है। सबसे पहला, नो नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी, ऑब्वियसली रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटीग्रेटेड में, क्योंकि आप दोनों को इकट्ठा बना रहे हो। और कॉस्ट आर सेफ, कॉस्ट बचेगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर रहे हो। एफिशिएंट कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ये ज़्यादा अच्छा है, बेटर सिस्टम है। टाइम रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन की मिलती रहती है, और बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।